नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान का पठानकोट हमले की पारदर्शी और तेज जांच का भरोसा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने नवाज शरीफ से की बात, कहा सच्चाई सामने लाने में सहयोग को तैयार अमेरिका। जीएसटी बिल पर सरकार और कांग्रेस में तकरार। वित्त मंत्री ने कहा सिर्फ शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व को ही परेशानी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठहराया जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन। पीडीपी बीजेपी में महबूबा मुफ्ती के नाम पर सहमति। पारंपरिक शोक खत्म होने पर अगले हफ्ते लेंगी शपथ। डीडीसीए का केजरीवाल और कीर्ति आजाद के खिलाफ मानहानि का मुकदमा। 2.5 करोड़ रुपए का मांगा मुआवजा। संस्थान की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का आरोप। और सानिया मिर्जा, मार्टिना हिंगिस ने जीता साल का पहला खिताब। ब्रिस्बेन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में जर्मनी जोड़ी को दी मात। लगातार 26वीं जीत। हम आपको देश दुनिया की तमाम अहम खबरें दिखाएंगे। साथ ही इन खबरों पर अपने संवाददाताओं से विस्तार से जानकारी लेंगे। पठानकोट मामले पर अखिलेश सुमन नजर बनाए हुए हैं, तो डीडीसीए और दिल्ली पर भी हमारे संवाददाता अपनी नजर बनाए हुए हैं। और साथ ही राज्यसभा टीवी संवाददाता प्रणव गोस्वामी जो है वो जम्मू कश्मीर में सरकार गठन की कवायद पर आगे की जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले पठानकोट हमले से जुड़ी हुई खबर। अमेरिका ने पाकिस्तान को पठानकोट वायुसेना अड्डे पर आतंकी हमले का सच सामने लाने को कहा है। इस मामले पर अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से फोन पर बात की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक शरीफ ने केरी से कहा है कि पाकिस्तान एयरबेस पर हुए आतंकवादी हमले में पाकिस्तान पारदर्शी तरीका अख्तियार करते हुए बेहद तेजी से जांच कर रहा है। नवाज शरीफ ने यह भरोसा दिया है कि आतंकी हमले का सच जल्द सामने आएगा। शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी और देश पर आतंकी हमले के लिए किसी कीमत पर करने नहीं देगा। जॉन केरी ने भी शरीफ से कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता जारी रहनी चाहिए। साथ ही केरी ने पठानकोट आतंकी हमला मामले में सच्चाई का पता लगाने में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को पूर्ण समर्थन देने की बात कही। इससे पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पठानकोट हमले को लेकर पिछले 2 दिनों में 2 उच्च स्तरीय बैठकें की और भारत के साथ मामले की जांच में सहयोग करने का पाकिस्तान का संकल्प दोहराया। अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अखिलेश, जिस तरीके से अमेरिका जो है वो लगातार पाकिस्तान से ये कह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ वो कड़ी और सख्त और जल्द त्वरित कार्रवाई करे, कितना प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर इस कार्रवाई को लेकर, क्योंकि अमेरिका का सीधे दखल है? निश्चित तौर पे पाकिस्तान पे प्रेशर है इस बार, क्योंकि अभी आपने जो पिछले दिनों तस्वीरें देखी होंगी कि जब प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ बैठकें की और उसके बाद उसके पहले उन्होंने सरताज अजीज के साथ बैठकें की, आईएसआई चीफ के साथ बैठकें की। तो एक तरह से प्रेशर तो है। अमेरिका ने कहा है, चीन ने कहा है और कई देशों ने आलोचना की है। भारत ने भी एक बॉटम लाइन एक दिया है कि हमको जो आप बातें कह रहे हैं वो बातें सतह पर दिखनी चाहिए। मतलब काम करने के लायक, एक्शनेबल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, कार्रवाई करने के लायक हमने सूचनाएं आपको दी हैं, हमने तथ्य प्रदान किए हैं और उन तथ्यों के आधार पर पाकिस्तान की पुलिस काम कर सकती है। हर देश की पुलिस काम करती है। शुरू में जो तात्कालिक तथ्य मिलते हैं उसके आधार पर गिरफ्तारी करती है, उसके बाद जांच की प्रक्रिया शुरू होती है। तो अभी तक पाकिस्तान यह भरोसा तो दे रहा है, लेकिन भारत को अभी तक ऐसा कुछ पता
नहीं चला है कि किसी की गिरफ्तारी हुई है। अभी 9 दिन हो गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ है पाकिस्तान में। तो अभी आप भरोसे के साथ नहीं कह सकते कि पाकिस्तान कितना दबाव में अभी तक काम करना शुरू किया है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर भी एक दबाव है, लोगों का एक दबाव है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए थे तो पाकिस्तान के अंदर भी एक आशा जगी थी कि भारत पाकिस्तान के बीच आने जाने की शुरुआत फिर से होगी, स्थितियां सामान्य होगी। तो अब देखना होगा कि अगले 2-3 दिनों में, खास करके जब 15 तारीख को दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच की वार्ता होनी है, तो उसके 2-3 दिन पहले पाकिस्तान क्या कोई कदम उठाता है या नहीं उठाता है। अमृता, बिल्कुल, क्या कार्रवाई पाकिस्तान करता है ये देखना निश्चित रूप से दिलचस्प है। हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पंजाब में पठानकोट एयरबेस का दौरा किया। उन्होंने आतंकी हमले में निपटने और उसे नाकाम करने पर सुरक्षा बलों के साहस की तारीफ की। सुरक्षा एजेंसियों ने प्रधानमंत्री को आतंकी हमला में मुकाबले की रणनीति के बारे में भी जानकारी दी। और इसी बीच पाकिस्तान सरकार की ओर से आए बयान के मुताबिक विदेश सचिव स्तर वार्ता तय समय के मुताबिक 15 जनवरी को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के बाद पहली बार वहां का दौरा किया। उन्होंने आतंकियों के खिलाफ अभियान में भाग लेने वाले जवानों से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए जवानों और सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ भी की। प्रधानमंत्री ने एयरबेस में ही सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्हें आतंकी हमलों से निपटने पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती इलाकों का हवाई जायजा भी लिया। उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, सेना, वायुसेना, एनएसजी और बीएसएफ के प्रमुख भी मौजूद थे। भारत ने पठानकोट की घटना के तुरंत बाद सारे जो जानकारी उनको दिया है, सारे जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दिया है, जिसके आधार पर बहुत जल्दी पठानकोट में आतंक फैलाने वाले जो लोग हैं, उनकी हैंडलर्स हैं और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सताज अजीज ने कहा है कि दोनों देशों के बीच 15 जनवरी को प्रस्तावित विदेश सचिव स्तर वार्ता तय समय और कार्यक्रम के मुताबिक ही होगी। अजीज ने पाकिस्तान की संसद में एक सवाल के जवाब में ये बात कही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि कोई भी आतंकी गुट शांति वार्ता को पटरी से नहीं उतार सकता। इससे पहले बीते 2 दिनों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें भारत की ओर से सौंपे गए सबूतों की जांच के आदेश दे दिए गए थे। ये प्रधानमंत्री जी की पठानकोट यात्रा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस भेजे जा रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, पाकिस्तान को और विद इन इंडिया को, कि जो भी ऐसे, जहां तक इंटरनेशनल कम्युनिटी का ताल्लुक है, उन्होंने कंडेम तो किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मेयर कंडेमनेशन इज नॉट गुड इनफ। दुनिया ने अभी तक डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म और टेररिस्ट भी एग्रीमेंट नहीं की, और कंडेमनेशन से कुछ नहीं होता। इस बीच अमेरिका ने भी पाकिस्तान से पठानकोट हमले के पीछे शामिल आतंकियों के खिलाफ ठोस और तेज कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल 1 जनवरी को पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले में सेना के 7 जवान शहीद हो गए थे, जबकि सभी 6 आतंकियों को भी मार गिराया गया था। इस हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ होने के कई सबूत एनआईए को मिले हैं, जिससे हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े पाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जीएसटी बिल संसद के शीतकालीन सत्र में अटकने के बाद सरकार को अब बजट सत्र में इसके पास होने की उम्मीद है। साथ ही इसमें हो रही देरी के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। शनिवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कुछ लोग जीएसटी को पारित नहीं होने दे रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को छोड़कर पार्टी के कई नेता, यूपी के कुछ सहयोगी दल और क्षेत्रीय दल जीएसटी के पक्ष में हैं। अरुण जेटली ने कहा कि भारतीय राजनीति में कोई समस्या नहीं है, समस्या कुछ लोगों के साथ है। हालांकि उन्होंने ये उम्मीद जताई आगामी सत्र में ये पारित हो जाएगा। वहीं कांग्रेस ने जीएसटी के विरोध में होने की बात को खारिज किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और बीजेपी और प्रधानमंत्री इसके खिलाफ होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी जीएसटी के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं कि जीएसटी जल्द से जल्द आए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जीएसटी न आने का कारण एक ही है, एक ही कारण है, नरेंद्र मोदी जीएसटी नहीं चाहते।
कि ये सरासर झूठ है कि जो कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी मिसलीड कर रही है। वास्तविकता यह है जो अरुण जेटली जी ने कहा है। कुछ चंद नेता हैं कांग्रेस के अंदर जो चाहते नहीं कि जीएसटी पास हो, और इन चंद नेताओं को एक अजीब किस्म का, मैं कह सकता हूं, प्रशंसा होती है जब जीएसटी रुकता है या देश के विकास को रोका जाता है। हमारे संवाददाता विशाल दहिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विशाल, दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं जीएसटी के पास ना होने को लेकर, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि कांग्रेस किस आधार पर ये कह रही है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी जो है वो खुद नहीं चाहते कि जीएसटी पास हो, उनका आधार क्या है? देखिए, कांग्रेस ने कई बार ये आरोप लगाया है, और इसके पीछे अगर आधार की बात की जाए तो कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पार्टी के, उन्होंने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कांग्रेस की तरफ से दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। यानी कि जो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो एक कमेटी की जो मीटिंग होती है जो फाइनेंस मिनिस्टर्स की, जिसमें जीएसटी से संबंधित बिल पर चर्चा होती है, और उस कमेटी का गठन 2007 में किया गया था। उस कमेटी की लगभग 50 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं, और उन बैठकों में हर राज्य के जो वित्त मंत्री हैं उनकी तरफ से राज्य सरकार का क्या रुख है जीएसटी को लेकर, उस पर अपने विचार रखे जाते हैं। तो कांग्रेस ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए थे उसमें गुजरात के वित्त मंत्री और खासतौर पे तब के वित्त मंत्री, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब जीएसटी के विरोध में जो दलीलें दी गई थी गुजरात सरकार की तरफ से, उन दलीलों का हवाला कांग्रेस देते हुए अभी कह रही है कि जो बीजेपी सरकार है, यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो एक दोहरा रवैया जीएसटी के मुद्दे पर अपना रही है, और यहाँ पर विरोध कांग्रेस की तरफ से नहीं है, विरोध बीजेपी की तरफ से है। जी, तो विशाल, ऐसे में जब दोनों ही एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, हम आगामी सत्र में जीएसटी को लेकर कितनी उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, अभी अगर इस वक्त की बात करें तो कोई खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि दोनों ही जो दल हैं, सत्तारूढ़ दल बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, दोनों ही अपने अपने रुख पर कायम है। लेकिन क्योंकि अभी बजट सत्र के शुरू होने में लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय है, तो उम्मीद की जा सकती है कि सरकार की तरफ से कोई और रास्ता निकालने की कोशिश की जाए ताकि इस महत्वपूर्ण बिल को बजट सत्र में पारित कराया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया विशाल हमसे बातचीत के लिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज जम्मू कश्मीर जा सकती हैं। श्रीनगर में वे पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती से मिलेंगी और उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन पर अपनी शोक संवेदना जताएंगी। जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के चौथे दिन की धार्मिक रस्म आज पूरी हो जाएगी। कई पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक समेत कई लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद का गुरुवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था। जम्मू कश्मीर में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में देरी के चलते राज्यपाल शासन लगा दिया गया है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में इसकी जानकारी दी। राज्यपाल एनएन वोहरा ने जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्य में राज्यपाल शासन लगाया है। राजभवन के प्रवक्ता ने जम्मू में बताया कि राज्य में राज्यपाल शासन राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लगाया गया, जो 8 जनवरी 2016 से प्रभावी होगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद का गुरुवार को निधन हो गया था। इसके बाद शोक में डूबी उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती ने कुछ दिनों तक मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से मना कर दिया। इसके मद्देनजर राज्यपाल शासन लगाना पड़ा। हालांकि महबूबा की पार्टी पीडीपी ने राज्यपाल को पहले ही सूचित कर दिया है कि पीडीपी विधायक दल के 28 विधायकों ने मुख्यमंत्री पद के लिए उनका समर्थन किया है। महबूबा मुफ्ती के नाम पर बीजेपी और पीडीपी के बीच भी सहमति बन गई है, लेकिन महबूबा मुफ्ती अब पारंपरिक शोक के बाद ही शपथ ग्रहण करेंगी। जेएनके में सर सीएम के नाम पे अभी सहमति नहीं बन पा रही, जैसी खबरें आ रही है पॉलिटिकल। जेएनके में फिलहाल राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया है। प्रणव गोस्वामी हमारे संवाददाता सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रणव, तो ये जो पारंपरिक शोक है उसके बाद जो खबर आ रही है कि उसके बाद जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी महबूबा मुफ्ती। जी हाँ, ये बस एक औपचारिकता है, क्योंकि इससे पहले जो कयास लगाए जा रहे थे कि जो गठबंधन दल है बीजेपी, क्या वो महबूबा मुफ्ती के नाम पर सहमत होगी। इस बारे में बैठकें हुई, बीजेपी के जो विधायक दल की बैठक हुई, इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से प्रतिनिधि भी आए और उसके बाद एक तरह से सहमति बनी और इस तरह के संकेत भी बीजेपी ने दे दिए कि उन्हें
महबूबा मुफ्ती की नेतृत्व में सरकार बनाने में कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं है। और एक बार जब ये जो पूरे दुख की घड़ी है ये जब पूरी होगी, इसके बाद जब महबूबा मुफ्ती तैयार होंगी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए, उसके बाद एक तरह से समर्थन बीजेपी की तरफ से दिया जाएगा। जहां तक पीडीपी का सवाल है, पीडीपी पहले ही अपना नेता चुन चुकी है। महबूबा मुफ्ती को उन्होंने चिट्ठी भी लिख दी है गवर्नर को। और इन सब जो प्रोसेस है ये सारा, इसमें कुछ वक्त लगेगा और उसके बाद महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। और इस बारे में दोनों ही दलों की तरफ से सहमति एक तरह से बन गई, सहमति बन गई है। शुक्रिया इस बातचीत के लिए प्रणव। दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी के प्रीमियम बसें चला सकती है। पीटीआई से बातचीत में दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने ये बात कही। इससे पहले दिल्ली में 15 तारीख के बाद ऑड इवन फॉर्मूले के जारी रहने के कयासों पर रोक लगाते हुए परिवहन मंत्री गोपाल राय ने पहले 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच आने वाले नतीजों और सभी पहलुओं की समीक्षा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है। दरअसल शुक्रवार को हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर तय अवधि के बाद भी इस नियम को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए इस नियम को आगे बढ़ाए जाने के आसार नहीं हैं। कोर्ट ने 11 तारीख का समय लिया है। कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद आगे की कार्ययोजना उस संदर्भ में हम लोग निर्धारित करेंगे। लेकिन पहले भी हमारी जो कार्ययोजना थी, न तो हम 15 के बाद इसको बढ़ाने जा रहे हैं और न तो 15 से पहले खत्म करने जा रहे हैं। ये 15 दिन का अभियान है और 15 दिन के बाद सरकार इस पर समीक्षा करके निर्णय लेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बाद डीडीसीए ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कीर्ति आजाद के खिलाफ हाई कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया है। दावे में यह कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल और कीर्ति आजाद ने डीडीसीए की कार्यप्रणाली और आर्थिक लेन देन पर आपत्तिजनक बयानबाजी की है। इससे डीडीसीए की छवि खराब हुई है। दोनों से मानहानि की क्षतिपूर्ति के लिए 2.5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। याचिका पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। इस मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट में दीवानी और आपराधिक मानहानि की याचिका दायर कर चुके हैं। उनकी दलील है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के झूठे बयानों से उनकी और उनके परिवार की छवि धूमिल हुई है। और न्यूज रूम से सीधे हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। रविंद्र, निश्चित रूप से ऐसे में कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार की खासकर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उन पर मुकदमा दर्ज कराया और अब डीडीसीए। बिल्कुल सही बात है डिफेमेशन के मामले में, क्योंकि अरुण जेटली पहले ही दीवानी और फौजदारी 2 अलग अलग मामले अलग अलग अदालतों में दर्ज करवा चुके हैं, जिसमें एक में तो त्वरित गति से कार्रवाई चल रही है। 2 तारीखें पड़ चुकी हैं जिसमें उन्होंने अरुण जेटली ने अपने बयान दर्ज करवा दिए हैं। उनकी तरफ से एक जो गवाह है के रूप में रजत शर्मा पेश हुए थे, उन्होंने अपने बयान दर्ज करवा दिए। अगली तारीख 20 तारीख दी गई है, जिस दिन उनको बचे हुए जो गवाह हैं उन सबको अपने बयान दर्ज करवाने हैं। इस बीच डीडीसीए की तरफ से भी जो डिफेमेशन का नोटिस दिया गया है, डिफेमेशन का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में दर्ज करवाया गया है, उससे निश्चित तौर पर कीर्ति आज़ाद और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है, क्योंकि 2.5 करोड़ की मांग इसमें की गई है और अरुण जेटली ने जो 10 करोड़ का जो दर्ज करवाया था मामला, उसके तहत क्योंकि ये 2 करोड़ से ऊपर का मामला है, इसलिए इसको सीधे दिल्ली हाईकोर्ट में लेके जाया गया है। अगर कोई मामला 2 करोड़ से नीचे का होता है तो वही मामला केवल जो निचले अदालतें दिल्ली की हैं उनमें सुनवाई होती है। इससे मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ेंगी। इसके बाद जब अगली बार जब अरविंद केजरीवाल को इस पर नोटिस जाएगा और उनको अगर कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा, तब उनका थोड़ी सी और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर होते हुए इस तरह की न्यायिक कार्रवाई में भाग लेना कहीं ना कहीं नैतिकता का भी सवाल खड़ा करता है। कैसे इन मुश्किलों से पार पाती है दिल्ली सरकार। अरविंद केजरीवाल, फिलहाल बातचीत के लिए शुक्रिया। हरियाणा में आज पंचायत चुनाव के पहले दौर का मतदान चल रहा है। 47 ब्लॉक में करीब 9000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रथम चरण में 47 ब्लॉकों में जिला परिषद, पंचायत समिति, सरपंच और पंच पद के लिए 45,206 प्रत्याशी मैदान में हैं। हरियाणा चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। राज्य में पहली बार चुनाव प्रक्रिया की सारी जानकारी मॉनिटरिंग करने के लिए ई-डैशबोर्ड बनाया गया है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा।
हिमाचल प्रदेश में 52 नगरीय निकायों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इसमें 29 नगर परिषद और 30 नगर पंचायत सीट शामिल हैं। मौसम को देखते हुए इन सीटों पर दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। करीब 2,80,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान के बाद शाम को परिणाम भी घोषित हो जाएगा। और केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड यानी कि सेंसर बोर्ड में सुधार के लिए गठित समिति की शनिवार को मुंबई में पहली बैठक हुई। इसमें यह चर्चा हुई कि सेंसर की कैची के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आए, इसका प्रारूप कैसा हो। कमेटी की पहली बैठक में यह तय हुआ कि क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है, ये सरकार का काम नहीं है। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने कहा, सरकार ये तय नहीं करना चाहती कि लोग क्या देखें और क्या ना देखें। जाने माने फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल इस समिति के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली से समिति के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। पहला स्नेहलानी के सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष बनने के बाद काफी विवाद सामने आए थे, जिसके बाद सेंसर को सुधारने के लिए कमेटी बनाई गई। CBFC समिति में एड गुरु पीयूष पांडे, फिल्मकार राकेश मेहरा और भावना सोमैया शामिल है। कमेटी 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार का कोई इरादा नहीं है कि क्या चीज देखी जाए, क्या ना दिखाने लायक हो, इसमें सरकार खुद नहीं पड़ना चाहती। उसके ये जिम्मेदारी CBFC की होनी चाहिए। और अगर कहीं प्रतिबंध किसी फिल्म के किसी हिस्से में लगाना हो तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस या जहां पर संविधान के हिसाब से जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए रिस्ट्रिक्शंस शामिल हो। सरकार NRI लोगों को आधार कार्ड देने पर विचार कर रही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि सरकार इस पर जल्द फैसला लेगी। उन्होंने विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों से देश के विकास में मदद की अपील की है। आज के कार्यक्रम विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर विदेशों में बसे भारतवंशियों की देश के विकास में भूमिका की चर्चा की। इस तरह के 10 मुद्दे हमने छांटे हैं और हर महीने एक मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें 10 प्रवासी भारतीयों को बुलाएंगे, 5 विशेषज्ञ भारत से होंगे। ये 15 लोगों का समूह दिन भर बैठेगा और दिन भर चर्चा करने के बाद हमें सिफारिशें देगा और मैं और राज्य मंत्री स्वयं उन चिंतन समूहों के साथ बैठेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों से अपने देश में आकर निवेश करने और सरकार की योजनाओं में भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री अपनी बात कहते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी समस्याओं को जानकर यहाँ आते हैं, उनकी पीड़ाओं को लेकर आते हैं और यहाँ आकर उसका समाधान करते हैं। ये एक संपर्क है जो इस सरकार के आने के बाद प्रवासियों के साथ बढ़ा है। प्रवासी भारतीय दिवस में कई देशों के राजदूत और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लंदन, दुबई, कुआलालंपुर जैसे देशों में बसे भारतवंशियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था। सरकार ने प्रवासी कार्य मंत्रालय का विलय विदेश मंत्रालय में करने का भी ऐलान किया है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेले का कल आगाज हो गया। 9 दिनों तक चलने वाले मेले में विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनेस्को समेत 30 देशों के प्रशासक शामिल हो रहे हैं। पुस्तक मेले की थीम है भारत की सांस्कृतिक धरोहर। इस साल के पुस्तक मेले में सम्मानित अतिथि देश चीन है। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में किताबों का मेला सज गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इसका उद्घाटन किया। इस बार मेले की थीम भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। इसमें विशिष्ट अतिथि देश चीन है। I am hopeful that this World Book Fair brings our people closer together, that our books bring about a bridging of generations, some old, some new, but with technology, our relationships with regards to books and manuscripts goes beyond the World Book Fair. चीन से 250 प्रतिनिधि 5000 पुस्तकें लेकर मेले में हिस्सा ले रहे हैं। मेले में 30 देशों के प्रकाशकों के अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हिस्सा ले रहे हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट और भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ने मिलकर मेले का आयोजन किया है। भारत में ऋग्वेद के समय से जो प्रकाशन परंपरा प्रारंभ हुई, जो ज्ञान संपदा हमारे ऋषियों ने हमें दी, उसका एक छोटा सा प्रयास प्रस्तुत करने का हमने थीम पेविलियन में किया है।
और उसका घोषवाक्य हमने रखा है भोजपत्र से ई बुक्स तक की यात्रा। चाइना फोकस कंट्री होने से क्या होगा कि बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं यहाँ पे इन चाइना इस पैवेलियन के अंदर में, जो चाइनीज सीखने के लिए और चाइनीज कल्चर के जानने के लिए वो बहुत मतलब एंग्शियस है। तो इससे बहुत दो कंट्री के लिए बहुत फायदेमंद होगा जी। किताबों की दुनिया में भोजपत्र से ई बुक्स तक आए तमाम बदलाव मेले में देखने को मिलेंगे। इस दौरान शास्त्रीय और लोक नृत्य, कार्यशाला, परिचर्चा और गोष्ठियों समेत अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। स्कूल की पोशाक में आने वाले बच्चों को मेले में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। डिफरेंट कंट्री से बुक्स आई हैं यहाँ और कैटलॉग भी अवेलेबल हैं कि आप देख लें कि इस हॉल में कौन से बुक्स हैं। और अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग अलग अलग राइटर्स की बुक्स एक साथ देख सकते हैं। पुस्तक मेला 17 जनवरी तक चलेगा। 9 दिन तक चलने वाले मेले में आयोजकों को 15 लाख से ज्यादा लोगों के शिरकत करने की उम्मीद है। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। सीरिया में रूस के हवाई हमले में आतंकी संगठन अल-कायदा की एक जेल में करीब 60 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। हवाई हमले इदलिब प्रांत के मारत अल नुमान में किए गए। मारे गए लोगों में 29 आतंकियों के अलावा 21 नागरिक और 7 कैदी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये जेल सीरिया में अल-कायदा से जुड़े आतंकी संगठन अल-नुसरा की है, जिसकी देखरेख अल-कायदा करता है। ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब 25 जनवरी को सीरियाई सरकार और विपक्ष के बीच जिनेवा में शांति वार्ता होनी है। सीरिया पिछले 5 साल से गृह युद्ध का सामना कर रहा है। इसके कई इलाकों पर आतंकी संगठनों ने कब्जा कर रखा है। रूस और अमेरिका समेत कई देश इन्हें पीछे हटाने के लिए हवाई हमले कर रहे हैं। और भारत की सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट में महिला डबल्स का खिताब जीतकर नए सत्र की शुरुआत की है। फाइनल में सानिया और हिंगिस की जोड़ी ने जर्मनी के एंजेलिक कर्बर और आंद्रिया पेटकोविच की जोड़ी को एक तरफा मुकाबले में 7-5, 6-1 से हराया। सानिया और हिंगिस की ये एक साथ लगातार 26वीं जीत है। इन दोनों ने एक साथ पिछले सत्र में 5 खिताब जीते थे। और राज्यसभा टीवी आज शाम से नए रूप में नजर आएगा। आज शाम 4 बजे उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी राज्यसभा टीवी के नए कलेवर का अनावरण करेंगे। इस सिलसिले में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक समारोह का आयोजन होगा। इस समारोह का राज्यसभा टीवी पर शाम 4 बजे सीधा प्रसारण देखा जा सकेगा। उपराष्ट्रपति इस मौके पर मोमेंट्स ऑफ यूरेका और साइंटिफिकली योर्स नाम की पुस्तकों का विमोचन करेंगे। ये पुस्तकें राज्यसभा टीवी के विज्ञान पर आधारित यूरेका कार्यक्रम में शामिल वैज्ञानिकों के साक्षात्कार पर आधारित है। समारोह में साइंटिफिक चैम्बर पर परिसंवाद भी होगा। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान का पठानकोट हमले की पारदर्शी और तेज जांच का भरोसा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने नवाज शरीफ से की बात, कहा सच्चाई सामने लाने में सहयोग को तैयार अमेरिका। जीएसटी बिल पर सरकार और कांग्रेस में तकरार। वित्त मंत्री ने कहा सिर्फ शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व को ही परेशानी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठहराया जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन, पीडीपी बीजेपी में महबूबा मुफ्ती के नाम पर सहमति। पारंपरिक शोक खत्म होने पर अगले हफ्ते लेंगी शपथ। डीडीसीए का केजरीवाल और कीर्ति झा आजाद के खिलाफ मानहानि का मुकदमा। 2.5 करोड़ रुपए का मांगा मुआवजा। संस्थान की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का आरोप। और सानिया मिर्जा, मार्टिना हिंगिस ने जीता साल का पहला खिताब। ब्रिस्बेन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में जर्मनी जोड़ी को दी मात। लगातार 26वीं जीत। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।